हेलो दोस्तों। BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में मतलब अगर हम देखें तो जिम पूरी तरह भरे होते हैं। हाँ, ट्रेडमिल के लिए तो बकायदा लाइन लगती है। वही तो, नए फिटनेस रेजोल्यूशंस का एक एक अलग ही जोश होता है उस वक्त। लेकिन फरवरी आते आते वही जिम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और हम लोग अक्सर इसको ना बस आलस, डिसिप्लिन की कमी या विल पावर का ना होना कहकर टाल देते हैं। जो कि देखा जाए तो बहुत आसान है कहना। बिल्कुल, हाँ। हम खुद को और दूसरों को बस दोष देते रहते हैं। पर क्या हो अगर अगर ये आलस हो ही ना, क्या हो अगर बार बार वजन कम करने में फेल होना या ऑफिस में किसी नई आदत को ना अपना पाना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे हमारे दिमाग के डिजाइन का ही एक नतीजा हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम चिप और डैन हीथ की बेहद मशहूर किताब स्विच, हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज हार्ड, इसके कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। और इस पूरे डीप डाइव का मिशन एक ही है, ये समझना कि आखिर इंसानों के लिए कोई भी बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों होता है और इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए ना हीथ ब्रदर्स ने साइकोलॉजिस्ट जॉनथन हाइट के एक बहुत ही सटीक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है। उन्होंने हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को 3 हिस्सों में बांटा है और इसे एक विजुअल एनालॉजी से समझाया है। एक राइडर यानी सवार, एक एलिफेंट यानी हाथी और पाथ यानी वो रास्ता जिस पर ये दोनों चल रहे हैं। अब जो राइडर है वो हमारा रैशनल, लॉजिकल दिमाग है। जो हमेशा प्लानिंग करता रहता है। एग्जैक्टली। ये वो हिस्सा है जो डेटा समझता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, फायदे नुकसान देखता है। और दूसरी तरफ जो एलिफेंट है वो हमारा इमोशनल दिमाग है। भावनाएं, हाँ, भावनाएं जो तुरंत मिलने वाली खुशी, डर और आराम पर पूरी तरह निर्भर करता है। तो अगर इसको हम विजुलाइज करें तो एक बहुत छोटा सा इंसान एक विशाल कई टन भारी हाथी के ऊपर बैठा है। सुनने में ये मेटाफर बड़ा सिंपल लगता है। राइडर के पास लगाम है, वो समझदार है, उसने अपनी लंबी चौड़ी एक्सेल शीट बना रखी है कि आगे कहाँ और कैसे जाना है। पर दूसरी तरफ वो हाथी है। वही तो, जिसके अंदर बेहिसाब ताकत है। जब भी इन दोनों के बीच कोई असहमति होती है ना, या दोनों अलग दिशा में जाना चाहते हैं, तो जीत हमेशा हाथी की ही होती है। राइडर तो कभी जीत ही नहीं। जीत ही नहीं पाता, बिल्कुल। और जीत हाथी की इसलिए होती है क्योंकि हाथी हमारी भावनाओं, हमारे डर और आराम की चाहत का प्रतीक है। राइडर आकार में बहुत छोटा है। अगर हाथी ने तय कर लिया कि उसे रुकना है या किसी और दिशा में मुड़ना है, तो राइडर उसे फिजिकल फोर्स से किसी भी हाल में नहीं रोक सकता। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया है कि हमारा जो इमीडिएट सर्वाइवल और कंफर्ट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर हावी होता है। पर रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर राइडर इतना ही लॉजिकल और समझदार है, तो सोसाइटी में लोग विल पावर या इच्छा शक्ति पर इतना जोर क्यों देते हैं? अगर कोई सच में कोशिश करे तो वो खुद को फोर्स कर सकता है ना। ये एक बहुत आम धारणा है। हम अपने राइडर को इतनी ताकत क्यों नहीं दे पाते कि वो बस हाथी को कंट्रोल कर ले? इसको एक कॉर्पोरेट वर्कप्लेस के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर एक बेहतरीन लॉजिकल प्लान बनाता है कि आज से टीम पुराने सॉफ्टवेयर की जगह एक नए फास्ट सिस्टम पर काम करेगी। उसने सारे फायदे, ROI सब कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में समझा दिए। पर टीम फिर भी नए सिस्टम का विरोध करती है और पुराने तरीके से ही काम करती रहती है। यहाँ लॉजिक और विल पावर एक साथ फेल क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। विल पावर फेल इसलिए होती है क्योंकि विल पावर कोई ऐसी बैटरी नहीं है जो कभी खत्म ना हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन? हाँ, जब राइडर हाथी को जबरदस्ती किसी दिशा में खींचने की कोशिश करता है ना, तो उसकी बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है। सुबह से लेकर शाम तक अपने गुस्से को दबाने में, ट्रैफिक में शांत रहने में या किसी बोरिंग मीटिंग में ध्यान लगाने में राइडर बुरी तरह थक जाता है। समझ रहा हूँ। विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है
जब हमारा तर्कशील दिमाग थक जाता है तो हाथी वही करता है जो उसे सबसे आसान लगता है। जिसे हम डिसीजन फटीग भी कहते हैं। मतलब दिन भर अच्छी डाइट फॉलो करने के बाद रात को अचानक से आइसक्रीम या जंक फूड खाने का मन इसलिए नहीं करता कि कोई इंसान आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिन भर डिसीजंस ले लेकर उसका राइडर पूरी तरह सो चुका है। बिल्कुल। और अब रात को एलिफेंट पूरे कंट्रोल में है, जिसे बस तुरंत शुगर और कंफर्ट चाहिए। एकदम सही पकड़ा। और इस प्रोसेस का एक और खतरनाक पहलू है, राइडर सिर्फ थकता ही नहीं है, वो ओवर एनालिसिस का शिकार भी हो जाता है। वो कैसे? देखिए, राइडर की डिजाइन ऐसी है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। वो हमेशा ये ढूंढने में लगा रहता है कि क्या गलत हो सकता है। वो समस्याओं को इतना ज्यादा एनालाइज करता है कि उसे कदम उठाने का वक्त ही नहीं मिलता। एक तरह का एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जहां इंसान बस सोचता रहता है और आगे कुछ नहीं होता। तो राइडर की दो सबसे बड़ी वीकनेस सामने आती है। एक तो वो अपने ही फोर्स से जल्दी थक जाता है, और दूसरा वो प्रॉब्लम्स के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि पैरालाइज हो जाता है। इसका सबसे प्रभावी तरीका जो हीथ ब्रदर्स बताते हैं वो है ब्राइट स्पॉट्स की तलाश करना। ब्राइट स्पॉट्स? हाँ, राइडर को समस्याओं पर फोकस करने की जो डिफ़ॉल्ट आदत है ना, उसे तोड़कर ऐसी जगहों पर फोकस करवाना जहाँ कुछ ठीक चल रहा हो। जब लोग किसी बड़ी समस्या में फंसे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बदलाव लाने के लिए उतना ही बड़ा समाधान चाहिए। सही बात है। पर ब्राइट स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट सिखाता है कि जो सोल्यूशन पहले से कहीं काम कर रहा है उसे ढूंढो और बस उसे और ज्यादा बढ़ा दो। प्रॉब्लम की जगह आशा की किरण पर ध्यान लगाना राइडर को थकने से बचाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका एक किस्सा इस किताब में दिया गया है, जो व्यवहार विज्ञान का एक मास्टर क्लास है। अब जेरी स्टर्निन वाले केस की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 1990 के दशक में वियतनाम का वो रियल वर्ल्ड केस स्टडी। जेरी स्टर्निन नाम के एक रिसर्चर को वहां भेजा गया था। उस वक्त वियतनाम में बच्चों में कुपोषण एक भयंकर और लाइलाज महामारी बन चुका था। हालात बहुत खराब थे वहाँ। बहुत ज्यादा। वहां की सरकार और इंटरनेशनल एजेंसीज का मानना था कि इसको ठीक करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों रुपए, नए वाटर पाइपलाइंस और सालों का वक्त चाहिए। सैनिटेशन खराब था, गरीबी चरम पर थी। अब स्टर्निन के पास ना तो लंबा वक्त था, ना पैसा, और ना ही सरकार का ज्यादा सपोर्ट। आमतौर पर कोई भी एक्सपर्ट बाहर से वहां जाता तो वो उन्हीं चीजों की लंबी लिस्ट बना लेता जो वहां खराब थी। और यही वो जगह है जहां स्टर्निन ने अपना राइडर वाला ओवर एनालिसिस मोड बंद किया। बिल्कुल। या तुम्हारी गरीबी इसका कारण है। उन्होंने सबसे गरीब गांव में जाके सिर्फ एक अजीब चीज ढूंढी। उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस भयंकर गरीबी और खराब हालात के बावजूद पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो कि नामुमकिन सा लगता है। हाँ, पर हैरानी की बात ये थी कि उन्हें ऐसे बच्चे मिल गए। यही उनके ब्राइट स्पॉट्स थे। सोचिए उन गांव वालों को कैसा लगा होगा अगर बाहर से कोई आके उन्हें लेक्चर देता कि हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, तो उनका राइडर और हाथी दोनों विरोध करते। पर स्टर्निन ने उन्हें बिल्कुल लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उन गरीब परिवारों की आदत को ऑब्जर्व किया जिनके बच्चे स्वस्थ थे, और जो उन्होंने देखा वो बहुत ही साधारण पर अनोखा था। क्या देखा उन्होंने? जो माताएं अपने बच्चों को आम तरीके से दिन में 2 बार बड़ा मील दे रही थीं, उनके बच्चे कुपोषित थे। लेकिन ब्राइट स्पॉट वाले परिवार उसी सेम खाने को बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे या रिसोर्सेज के दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे थे। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने खाने में कुछ शकरकंदी के पत्ते और छोटी मछलियां मिला दी थी, जो वहां नालियों और खेतों में आसानी से मिलती थीं। पर आमतौर पर गांव वाले उन्हें नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे इसे पचा नहीं पाएंगे। ये कोई महंगा सोल्यूशन नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा व्यवहारिक बदलाव था। स्टर्निन ने सैनिटेशन या गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं पर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस इस एक छोटे से पहले से काम कर रहे व्यवहार को पूरे गांव की दूसरी माताओं को सिखाया, और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 6 महीने के अंदर वहां कुपोषण 65% तक कम हो गया। राइडर को सिर्फ ये बताना होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, जो कि ब्राइट स्पॉट्स की वजह से पूरी तरह क्लियर हो जाता है। इसे फिटनेस से जोड़कर देखना बहुत आसान है। लोग इस बात पर परेशान होते हैं कि वो हफ्ते में 5 दिन जिम नहीं गए। उनका राइडर एक नेगेटिव लूप में फंस जाता है कि मैं तो डिसिप्लिन हूं ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, वो खुद को कोसने लगते हैं। पर ब्राइट स्पॉट का सिद्धांत पूछेगा कि उस एक दिन का क्या, जिस दिन तुमने वर्कआउट किया था, उस दिन क्या अलग हुआ था। शायद उस दिन जिम बैग रात को ही कार में रख दिया था। तो अपनी फेलियर्स पर फोकस करने की जगह
उस एक दिन की सक्सेस को डाइसेक्ट करना ज्यादा लॉजिकल रास्ता है। राइडर को दिशा तो मिल गई, लेकिन यहाँ टकराव खत्म नहीं होता। अब क्या बचा? अब आती है सबसे बड़ी रुकावट। राइडर को पता है कहाँ जाना है और उसने ब्राइट स्पॉट्स के जरिए अपना रोड मैप भी बना लिया है, पर 5 टन का हाथी अभी भी वहीं अपनी जगह जमीन पर बैठा है। ओहो। एलिफेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी स्प्रेडशीट, लॉजिक या रोड मैप काम नहीं आता। तो हम वापस एक नए रूट वॉक करने। राइडर क्लियरली देख रहा है कि ये रास्ता सही है, लेकिन हाथी हिलने को तैयार नहीं है। अगर डेटा, फैक्ट्स और क्लियर दिशा इस हाथी को नहीं हिला सकते, तो आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो उसके अंदर आगे बढ़ने की आग पैदा करती है? इसका सिर्फ एक जवाब है, भावनाएं, फीलिंग्स। एलिफेंट सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से चलता है। अगर किसी इंसान को मेडिकल डेटा दिखाया जाए कि स्मोकिंग से उसके फेफड़े कितने प्रतिशत खराब हो रहे हैं, तो क्या वो अपनी आदत छोड़ देगा? शायद कभी नहीं। लेकिन अगर उसी इंसान को एक ऐसा वीडियो दिखाया जाए जहां एक छोटा बच्चा अपने पिता को सिगरेट की वजह से खोता हुआ देख के रो रहा है, तो देखने वाले के अंदर एक डर, एक गहरा दुख या अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागती है। ये भावनाओं का झटका हाथी को अंदर से हिला देता है। रुकिए, मुझे यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर भावना ही सब कुछ है और हाथी सिर्फ इमोशन से मूव होता है, तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में हर मीटिंग, हर नया प्रोजेक्ट डेटा और एनालिटिक्स के आसपास क्यों घूमता है? हर बड़ी कंपनी बदलाव लाने के लिए एक्सपर्ट्स हायर करती है जो हजारों चार्ट्स और ग्राफ्स प्रेजेंट करते हैं। अगर डेटा बेकार है तो क्या वो सब अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डेटा बिल्कुल भी बेकार नहीं है। अच्छा। पर उसका रोल अलग है। अच्छा। डेटा राइडर के लिए है। वो राइडर को जस्टिफिकेशन देता है, डायरेक्शन सेट करता है, लेकिन डेटा और लॉजिक लोगों को एक्शन लेने पर मोटिवेट नहीं करते। अगर मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट चार्ट दिखाए और एम्प्लॉयज को ये फील ना करवाया जाए कि इस बदलाव से उनका पर्सनल फ्यूचर बेहतर होगा, तो कंपनीज में क्वाइट क्विटिंग जैसी चीजें शुरू हो जाती हैं। हाँ, जहाँ लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर उनका मोटिवेशन जीरो हो जाता है। बिल्कुल। हाथियों को चलाने के लिए उन्हें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बहुत असरदार है, जिसे कहते हैं श्रिंक द चेंज। श्रिंक द चेंज यानी बदलाव के लक्ष्य को बहुत छोटा कर देना। इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली हमारे दिमाग में काम कैसे करता है? जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे मुझे इस साल 20 किलो वजन कम करना है, तो दिमाग का अमिगडाला, जो हमारा फियर सेंटर है, वो तेजी से एक्टिवेट हो जाता है। हाथी उस बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर डर जाता है और फ्रीज हो जाता है। उस डर को बाईपास करने का तरीका है लक्ष्य को इतना छोटा कर देना कि डर पैदा ही ना हो। जैसे कि मुझे सिर्फ अगले 2 दिन तक जंक फूड नहीं खाना है। हाँ। और जब वो 2 दिन पूरे होते हैं तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन रिलीज करता है। ये छोटी सी जीत का डोपामाइन हाथी को अगला कदम उठाने के लिए फ्यूल देता है। उसे लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस सच में पावरफुल है। लेकिन इसमें एक दूसरी टेक्निक भी थी जो और भी ज्यादा सटल और इंटरेस्टिंग है, आइडेंटिटी अपील। इंसान आमतौर पर वही काम करता है जो उसकी सेल्फ इमेज या उसकी इंटरनल पहचान से मेल खाता हो। इसका एक बड़ा ही हैरत अंगेज उदाहरण इलेक्शंस का दिया गया है। अगर लोगों को चिट्ठियां भेजी जाएं जिनमें लिखा हो कि कृपया आकर वोट दें, ये बहुत जरूरी है, तो वोटिंग परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं आता जी। लेकिन जब उसी मैसेज के शब्दों को बदलकर कहा गया कि हम जानते हैं कि आप एक जिम्मेदार वोटर हैं, तो वोटिंग नंबर्स अचानक से बढ़ गए। सिर्फ एक शब्द बदलने से इतना असर कैसे हो गया? इसके पीछे की साइकोलॉजी पहचान पर निर्भर करती है। जब किसी को वोटर या जिम्मेदार नागरिक बुलाया जाता है, तो ये सिर्फ एक एक्शन नहीं रह जाता, बल्कि उनकी पहचान बन जाता है। मतलब इंसान खुद से पूछता है कि मेरे जैसा इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा? बिल्कुल। अगर एक इंसान खुद को हेल्थ कॉन्शियस मानता है, तो वो किसी पार्टी में आसानी से केक को मना कर देगा। इसलिए नहीं कि उसमें विल पावर बहुत है, बल्कि इसलिए क्योंकि केक खाना उसकी उस नई आइडेंटिटी के खिलाफ है। समझ गया। जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, हाथी बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगता है। तो यहां तक आते आते हमने राइडर को दिशा दे दी, उसको ब्राइट स्पॉट्स का मैप थमा दिया और हाथी को मोटिव देकर डर खत्म करके चलना भी सिखा दिया। राइडर और हाथी दोनों तैयार हैं, लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हों जो पूरी तरह से कचरे, गड्ढों और बड़ी रुकावटों से भरा हुआ हो? तो वो फिर से रुक जाएंगे। वही तो, उनकी एनर्जी तो इन रुकावटों से लड़ने में ही निकल जाएगी।
ये हमें इस डीप डाइव के तीसरे और आखिरी हिस्से पर ले जाता है, जो शायद हर हाई अचीवर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, शेपिंग द पाथ। पाथ यानी वो एनवायरनमेंट या माहौल जिसमें इंसान काम कर रहा है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जिन्हें हम बेहद डिसिप्लिन मानते हैं, उनकी कामयाबी का राज असल में विल पावर होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उनका सबसे बड़ा राज होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना कि सही काम करना सबसे आसान विकल्प बन जाए। इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए किताब में एक पॉपकॉर्न स्टडी का जिक्र है, जो इतनी मजेदार है कि इसने एनवायरनमेंट को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। वो सिनेमा हॉल वाली स्टडी? हाँ, इस स्टडी में रिसर्चर्स ने एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए लोगों को फ्री पॉपकॉर्न दिए, लेकिन एक कैच था। ये पॉपकॉर्न फ्रेश नहीं थे। इन्हें जानबूझकर 14 दिन पहले बनाया गया था। बाप रे, 14 दिन! बिल्कुल बासी रबड़ जैसे थे और चबाने में उनसे अजीब सी आवाज आ रही थी। इन्हें खाना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को मीडियम साइज की बकेट दी गई और दूसरे को एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज बकेट। अब लॉजिक ये कहता है कि पॉपकॉर्न इतने घटिया हैं तो लोग चाहे किसी भी बकेट में हो, सिर्फ 1-2 मुट्ठी खाकर उन्हें छोड़ देंगे। पर नतीजा क्या आया? जिन लोगों के पास बड़ा बकेट था, उन्होंने मीडियम बकेट वालों के मुकाबले 53% ज्यादा पॉपकॉर्न खाए। ये नतीजा बिहेवियर साइंस के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन लोगों का राइडर जानता था कि पॉपकॉर्न खराब है। उनका हाथी, उनका इमोशनल दिमाग उन्हें खाकर कोई खुशी महसूस नहीं कर रहा था। दोनों दिमाग रुकना चाहते थे। हाँ, लेकिन उनके हाथ फिर भी लगातार पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में डाल रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पाथ वैसा डिजाइन किया गया था। एक बहुत बड़ा बकेट उनके सामने रखा था और हाथ चलाने के बीच कोई फिजिकल रुकावट नहीं थी। एनवायरनमेंट ने उनके दोनों दिमागों के फैसले को पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब उन लोगों से सिनेमा हॉल के बाहर पूछा गया कि उन्होंने इतना खराब पॉपकॉर्न इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों खाया, तो उन्होंने बड़ी बकेट को दोष नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक्सक्यूज दिए कि शायद उन्हें भूख ज्यादा लगी थी या मूवी देखने में उनका ध्यान भटक गया था। हम इंसान अपनी एनवायरमेंटल समस्याओं को हमेशा अपनी आंतरिक या विल पावर की समस्या मान लेते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। जबकि सच ये है कि बदलाव लाने के लिए ज्यादातर वक्त इंसान को बदलने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ उसकी बकेट का साइज छोटा करना होता है। अगर सेहत बनानी है तो अपनी विल पावर को टेस्ट मत कीजिए। जंक फूड को फ्रिज के सबसे पीछे छुपा दीजिए और फ्रेश फ्रूट्स को सामने रख दीजिए। और अगर फोकस बढ़ाना है तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। विल पावर की जरूरत तो तभी पड़ती है जब एनवायरनमेंट आपके खिलाफ सेट हो। अगर माहौल आपके फेवर में है तो अच्छी आदतें खुद ब खुद बन जाती हैं। सही कहा। यही इस डीप डाइव का सबसे अहम संदेश है। जिन्हें लोग अक्सर इंसानों की समस्या मानते हैं, वो असल में स्थिति की समस्या होती है। लोग नेचुरली बुरे या आलसी नहीं होते, स्थितियां खराब डिजाइन होती हैं। पाथ बदलिए, व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा की कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए तो बात बहुत क्लियर हो जाती है। सफल बदलाव के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी होती हैं। पहला, राइडर को थकने मत दीजिए, उसको ब्राइट स्पॉट्स का क्लियर रास्ता दिखाइए। दूसरा, अपने विशाल हाथी को डेटा से नहीं बल्कि भावनाओं और छोटे कदमों से आगे बढ़ाइए ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। और तीसरा, उस पाथ को, उस माहौल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि बिना किसी विल पावर के भी सही काम करना सबसे आसान विकल्प बन जाए। बिल्कुल। ये ज्ञान किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी या काम में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, बिना थके और बिना इच्छा शक्ति से संघर्ष के। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, जरा सोचिए, इतिहास में इंसानों की कितनी बड़ी बड़ी असफलताएं या टूटे हुए सपने सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जबकि उन्हें सिर्फ अपने आसपास के माहौल में एक छोटा सा बदलाव करना था। क्या हम अपनी जिंदगी और आदतों को एक विल पावर की समस्या के बजाय एक डिजाइन की समस्या की तरह देखना शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। बीवाई के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।